मेरे ख्याल में एज ए टीचर जो है वो आपके पास ये भी कैपेसिटी होती है कि आपने एक लंबे अरसे तक एक फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अभी 17 स्केल में एंड टू प्रमोट 18 एंड इंशाल्लाह फर्दर आफ्टर, तो आपके पास एक लंबा अरसा है सर्विस का। आपने अगले आने वाले 20-25 साल में पढ़ाना है। सो एक अच्छा टीचर जो है वो प्रोस्पेक्ट भी करता है कि आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं टीचिंग की जॉब में, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उनको किस तरह से डील किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है एक टीचर के पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो अ गुड टीचर ऑलवेज प्रोस्पेक्ट्स दैट्स व्हाट गोइंग ऑन। अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो है, अगर कुछ साल तक पहले तक देखें अगर मैं आपकी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री शेयर करूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों इस मूवमेंट की जरूरत पड़ी। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है एजुकेशन फॉर ऑल की मूवमेंट का अंदाजा हो, पता हो। एजुकेशन फॉर ऑल की मूवमेंट जो थी वो 2000 में आई और उसका मकसद ये था कि जितने भी ममालिक हैं यूनिसेफ से रिलेटेड और यूनेस्को से रिलेटेड, उन्होंने इस चीज़ की जरूरत को महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उसकी एक बड़ी वजह पॉवर्टी भी है। और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान का भी आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ कि पंजाब जो है वो स्कूल तमाम सूबों में यानी एज ए प्रोविंस अगर हम देखें तो दुनिया में पहले नंबर पे है। ऑल्दो हम पंजाब को एक बहुत एडवांस्ड सूबा समझते हैं, हमारे बाकी तमाम सूबों की निस्बत पंजाब में बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन दुनिया भर के अगर हम कंपेयर करें प्रोविंसेस के हिसाब से तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है। अब ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं एजुकेशन फॉर ऑल की मूवमेंट की बात कर रही थी। उस वक्त ये जरूरत महसूस की गई और तमाम कंट्रीज ने इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव्स लिए और कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जो है हमारे सामने कुछ गोल्स आए जिनको 2015 तक ममालिक ने जो कि उसके सिग्नेटरी थे उनको अचीव करना था। बहुत सारी कंट्रीज ने उसमें एक्सेल किया और उसका एक मेजर मकसद था मैक्सिमम एनरोलमेंट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखा सका और स्टिल हमारा एनरोलमेंट रेट आपको पता है कि इट्स अबाउट 60%, और वो भी स्कूल एनरोलमेंट रेट की बात कर रही हूँ। अगर आप कॉलेज लेवल के एनरोलमेंट रेट की बात करें तो इट्स लेस देन 10%। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द enrollment of diverse groups or children with disabilities, it is less than 1%, even it is less than 0.5%। तो हमारे पास अभी जो लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं वो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि स्कूल्स में नहीं आ पाते, कॉलेज में नहीं आ पाते, हायर एजुकेशन में नहीं आ पाते, वो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं। सो दीज ग्रुप्स आर दोज जो कि किसी न किसी तरह से मार्जिनलाइज हैं। अब जब 2015 के बाद ज़ाहिर है दुनिया तो हमारे लिए नहीं रुकती है। उन्होंने अपने नए टारगेट सेट किए जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया जाता है। उसमें गोल 4 जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर बात करते हैं और बेसिकली उसके 3 एजेंडाज हैं। दैट गोल टॉक्स अबाउट द inclusive, equitable and quality education that promotes lifelong learning। अब आप देखिए कि अगर हम इस सिनेरियो में देखते हैं जैसे कि हर दौर में फिलोसफिकली भी आप देखें तो एजुकेशन की डेफिनेशन इवॉल्व होती रही। अब अगर हम इस सिनेरियो में देखते हैं, सिचुएशन में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन को तब मुफीद समझ सकते हैं जब एजुकेशन तमाम लोगों के लिए एजुकेशन के लिए रसाई हो, तमाम लोग उसमें बराबरी की सतह पर शामिल हो और एक क्वालिटी एजुकेशन का जो है वो बंदो जो है वो तमाम लोग किया तो उस सूरत में जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन होती है। सो ये सारा सिचुएशन जो है इसने एक सीन क्रिएट किया और इस वक्त अहम ज़रूरत है कि वो तमाम ग्रुप्स जो कि स्कूलों से बाहर रह चुके हैं, जिनको हम टारगेट नहीं कर सके, उनको हम किसी ना किसी तरह से स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में लेके आए। अब जाहिर है कि आपके पास कोई ना कोई इसके ऊपर पॉलिसीज होनी चाहिए, कोई ऐसे डायरेक्शंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। सो दिस ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक अब आप इनको शामिल किए बगैर, इन डाइवर्स ग्रुप्स को शामिल किए बगैर एक अच्छे एजुकेशनल प्रैक्टिस का शो अप नहीं कर सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो एजुकेशन मॉडल है दैट इज वेरी गुड। तो दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। और एज ए टीचर आप इन सारी चीज़ों को प्रोस्पेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है
this is a century of uncertainty. So when we talk about the century of uncertainty, it means that anything can happen. बहुत quick changes आने वाले हैं. अभी हमने विटनेस किया जो कोविड-19 की सारी सिचुएशंस हुई, उसमें कितना रैपिड चेंज आया एकदम से. ग्लोबली सारी जो एजुकेशन का सिस्टम था वो चेंज हो गया. वी कन्वर्टेड ऑन द ऑनलाइन सिचुएशंस एंड दिस इज वन ऑफ दैट प्रैक्टिस. अब जहाँ पे वो चैलेंजेस आते हैं उसका अपॉर्चुनिटीज भी देखे आते हैं. अब आप देखेंगे ये हम ऑनलाइन सेशन इस वक्त कर रहे हैं, कि शायद कोविड से पहले सोचना इसके बारे में बहुत मुश्किल था. मतलब इस चीज को इमेजिन करना कि आप इतने सारे लोगों को कैसे ऑनलाइन लेके आएंगे, क्या उनकी कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स. सिमिलरली अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, दिस इज नॉट, अगर मैं ये कहूँ कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये भी बात है. अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी यानी तालीम का जो हसूल है, हम अपना मजहबी जो पर्सपेक्टिव है उसको भी देखें तो कोई भी मजहब जो है वो तालीम को प्रमोट करता है. और जो मजहब इस्लाम है उसमें तो यहाँ तक कहा गया कि तालीम हासिल करना जो है वो फर्ज है. जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स कहता है कि एजुकेशन इज अ राइट, लेकिन आप देखिए कि मजहब कहता है कि एजुकेशन इज अ ड्यूटी. सो ड्यूटी जो है उसमें तो कोई कोताही नहीं है. और सिमिलरली जो मेयार बताया गया इख्तिलाफ करने का या किसी को मुख्तलिफ बनाने का या किसी को बरतर बनाने का, वो तकवा है. अच्छा, कुछ मिथ्स भी मैंने आपसे बात करनी है इसके ऊपर, उस पर भी हम आगे चल के देखते हैं कि क्या किस तरह से बात करते हैं. सो दिस इज वन अनदर पॉइंट, दैट इज टीचर फॉर ऑल सीजन्स. देखिए जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये समझा रही हूँ, लेकिन अदरवाइज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स जिसको मैं हर लेक्चर में शेयर भी करती हूँ, कि टीचर जो है उसको तमाम सीजन्स का टीचर होना चाहिए. जिस तरह से एग्जांपल लीजिए कि अब मौसम तब्दील होता है, गर्मी से सर्दी आती है. अब अगर आप उस मौसम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, उस मौसम को डील करने के लिए आप गर्म कपड़े पहनते हैं, आप अच्छी गर्म खुराक खाते हैं, तो आप उस मौसम की जो फवायद हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं. अदरवाइज उसके जो बुरे असरात हैं वो आपके ऊपर आते हैं. तो इसी तरह से एक जो टीचर है उसको भी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. उसके पास जिस तरह का भी बच्चा आए, जिस तरह की सिचुएशन भी आए, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड होगा तो उसको डील कर लेगा. और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे उनके ऊपर देखेगा, जो उसकी रेजिडुअल एबिलिटीज होंगी उनके ऊपर फोकस करेगा, और जो उसके माइनर या वीक एरियाज होंगे उसको वो कवर करने की कोशिश करेगा. सो अ टीचर जो है उससे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो हर तरह के सीजन्स का जो है वो टीचर हो. वो जैसा भी उसके सामने स्टूडेंट आके बैठ जाता है, वो उसमें कोई जो है वो इख्तिलाफ ना करे, उसके लिए वो ना कह सके. अब ये बात कि उसको कैसे डील करना है उस पर हम आगे जाके बात करते हैं, और यही हमारे आज का उसका फोकस भी. सो let me talk about the objective or agenda of this session. We will try to cover some of your stereotypes and prejudices about the education of person with disabilities. यानी कुछ हमारे प्रेजुडाइसेस होते हैं जो हम पर्सन डिसेबिलिटीज के बारे में रखते हैं और वो शायद ठीक नहीं होते. मैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करूंगी. जो हमारी हायर एजुकेशन पॉलिसी में पर्सन डिसेबिलिटीज को डिफाइन किस तरह किया गया है, कौन से लोग हैं जो कि टारगेट ग्रुप में आते हैं, वो क्या है. कुछ हम डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे. रीजनेबल अकोमोडेशन इज वन ऑफ द की वर्ड और strategy to include all those diverse groups in higher education. उसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और ये क्वेश्चन एंड डिस्कशंस. इसके लिए मैं 2 हाफ्स रखूंगी कि मैं कुछ 20-25 मिनट और बात करती हूँ, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और देन वी विल टेक इन द लास्ट. So just take 30 seconds and have a look on these pictures. What these pictures says. ये pictures क्या reflect करती हैं? हाँ जी. अच्छा, अगर अब ये आप इसमें चैट बॉक्स में भी अपने रिप्लाईज कर सकते हैं कि आपको क्या रिफ्लेक्शन आ रही है इन पिक्चर्स को देख के. इसमें अगर आप गौर करें तो बेसिकली अगर फर्स्ट पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड, it shows that they are 3 kids, they are talking about themselves, they are enjoying, but the one kid maybe due to ethnicity वो alone feel कर रहा है. एक दूसरी पिक्चर में जो व्हील चेयर पे है
वो आपके सामने फेस कर रहा है कि वो स्टेयर्स हैं, ही कैन नॉट क्लाइंब अप द स्टेयर्स। सिमिलरली आप ये देखिए कि नीचे एक बच्चा जिसने ग्लासेस लगाए हुए हैं, मे भी वो अपनी अपीयरेंस की वजह से दूसरे बच्चे जो है उसकी बुलिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एंड द लास्ट पिक्चर shows the gender discrimination. So gender discrimination, ethnic discrimination, disability की discrimination and appearance in any sense, किसी भी तरह से हम जो different नजर आते हैं एक दूसरे से, वो क्या हो सकता है? So this is all shows the exclusion. मेरा कंसर्न ये है, मेरा मानना ये है कि इंक्लूजन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक्सक्लूजन को पैटर्न्स को समझना जरूरी है। हम आपके सामने यहाँ पे दो तरह से फॉर्म्स मैंने लिखी हुई है एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूजन की दो फॉर्म्स हमें नजर आती हैं, एक है रैंडम एक्सक्लूजन और एक है सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन। अच्छा, हम अपेरेंटली जैसे हमने ये इन पिक्चर्स को देखा और हमें समझ आती है, ये जो पिक्चर्स थी दीज आर शोइंग द रैंडम एक्सक्लूजन, मतलब जो रैंडमली पाई जाती हैं, जिसको हम कोई प्लान नहीं करते, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत से वैसे भी हम मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ रैंडम एक्सक्लूजन जो हमें डिफरेंट तरह से नजर आ रही है अपनी सोसाइटी में। लेकिन सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन क्या है? सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि हम सिस्टम ऐसे डिजाइन कर दें कि वो सिस्टम ही एक्सक्लूड करता जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूजन की इब्तदा जो है वो स्कूल लेवल से है, और स्कूल लेवल पे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पाकिस्तान के अगर हम सिस्टम की बात करें, एजुकेशन के सिस्टम की बात करें, तो वहाँ हमने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम इन ग्रुप्स को ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी हमने एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग से काम कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, वोकेशनल डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, नॉन फॉर्मल डिपार्टमेंट जो अलग से काम कर रहा है। इन सबका मकसद एजुकेशन ही है, लेकिन हमने डिजाइन सिस्टम को ऐसा किया है कि एक सिस्टम में पढ़ने वाला बच्चा दूसरे सिस्टम में शामिल नहीं हो सकता। यानी अगर कोई स्पेशल बच्चा जनरल स्कूल में दाखिले के लिए जाता है तो वहाँ उसके लिए नो बोर्ड है, ही कैन नॉट स्टेप इनटू दैट। सिमिलरली जो आम बच्चा, जिसको न्यूरोटिपिकल बच्चा कहते हैं, नॉर्मल बच्चे हम कहते हैं, अगर वो है और वो किसी स्पेशल स्कूल में जाता है तो वो स्कूल भी उसको नो कह रहा है। इसका मतलब ये कि हमने सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिया कि हमने अलग अलग खाने बना दिए। इवन कि हमारा जो एक्सक्यूज मी, जो जनरल एजुकेशन स्कूल्स हैं वो भी हमने मुख्तलिफ तरह से डिवाइड किए हैं। उसमें भी हमने कई आगे सिस्टम्स बनाए हुए हैं। एलीट स्कूल सिस्टम है, स्ट्रीट स्कूल सिस्टम है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल सिस्टम है। यानी हमने मुख्तलिफ तरह से सिस्टम इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि हमने ऑटोमेटिकली, एक तो रैंडम एक्सक्लूजन है कि आपकी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, कोई फिजिकल लिमिटेशंस हैं, कोई कॉग्निटिव लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब आप सिस्टम ही ऐसा डिजाइन करते हैं तो फिर तो एक्सक्लूजन को आप स्टेम कर देते हैं। अब what inclusion do? Actually we have to shift the exclusion into inclusion, यानी हमने exclusion से inclusion की तरफ shift करना है। अब this shift is not such that easy. Excuse me. The shift is not such that easy. हमें देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हमने अभी जब सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन की बात की है तो उसमें हमने देखा है कि हमने सिस्टम्स ऐसे डिजाइन कर दिए हुए हैं। अब उन सिस्टम्स को भी हमने देखना है और फिर हमने इंक्लूजन की बात करनी है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन एक अच्छी बात, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं जो समझती हूँ हायर एजुकेशन में, वो ये है कि हायर एजुकेशन में जो इंक्लूजन की इब्तिदा की गई है वो उसकी ट्रू सेंस पे की गई है। ट्रू सेंस का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिसाल दी आपको, उसमें दे हैव सेपरेट स्कूल्स, नोबडी कैन गो इनटू द स्कूल, अदर स्कूल। लेकिन अब इसमें यहाँ पे हायर एजुकेशन में आपके लिए ये एक अच्छी मतलब जो स्टेप है वो ये है कि एक ही इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर ही आपने उनको इंक्लूड करना है। यानी ये नहीं कहा गया कि अगर इंक्लूजन हायर एजुकेशन में आ रही है तो वहाँ डिफरेंट कॉलेजेस इनके लिए बना दिए गए, बल्कि जो कॉलेजेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं कॉलेजेस के अंदर उनको कैसे शामिल किया जाए उसके ऊपर बात की जा रही है। और जो आपकी पॉलिसी है दैट पॉलिसी 12-15 सफ़े की पॉलिसी है, कि बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसी नहीं है, उसको आप सब लोग देख सकते हैं। So this is a very good news and good step. I will say this is a progressive step in higher education regarding inclusive education, जिसमें कि अगर इब्तिदा ही से चीज़ें बेहतर कर दी जाएं तो वो इनपुट आपको देना और उस पर प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। अब जब मैं स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसमें देखिए, आप जितना भी इनपुट देते जाएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस शामिल करते जाएंगे, जितने भी अच्छे रिसोर्सेज शामिल करते जाएंगे, लेकिन इंटरेक्शंस डिफरेंट है, वो अपनी अपनी इंटरेक्शन में काम करें, वो कभी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होने वाले।
लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हियर इन हायर एजुकेशन दैट आई रियली अप्रिशिएट। और चूंकि मेरा एक सारा इस पे एक्सपीरियंस इस पे है, मेरी रिसर्च इस पे है, डिफरेंट कंट्रीज की भी प्रैक्टिसेस देखी हैं। हम पिछले 12-15 साल से इसी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बहुत सारे पेपर्स भी इस पे लिखे हैं, आपको कभी टाइम मिले इस पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में मैं लिखती हूँ। सो व्हाट आई ऑब्जर्व ऑल इन दैट कि इस वक्त हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि इन ट्रू सेंस यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का स्टार्ट किया गया है जिस तरह से किया जाना चाहिए था। So let's see what is inclusive education. इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले हम इंक्लूजन को समझ लेते हैं। इंक्लूजन क्या है? ठीक है, इंक्लूजन बेसिकली है शामिल करना। यानी हम जो भी अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी हमारी सेटिंग्स हैं, हम उसमें लोगों को किस तरह से शामिल कर सकते हैं। अब सिर्फ शामिल करना काफी नहीं है, वो शमूलियत किस तरह की होनी चाहिए। वो शमूलियत फुल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी आप उन्हें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। के लिए रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए, दे डोंट फील sympathized and they should feel a sense of belongingness as well. तो इसका मतलब है कि हम इंक्लूड करके सिर्फ मतलब हमने एक बना लिया जी कि हम लोगों को शामिल करते हैं, हमने शामिल कर लिया, हमारी पॉलिसीज में नहीं है। जैसा कि हमारी पॉलिसीज बताती हैं, हमारी पॉलिसीज क्लियर कहती हैं, हमारे लॉज क्लियर कहते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी और प्रोग्रेस भी बताऊं जो इंक्लूजन के हवाले से है, वो ये है कि 2017 की अगर आप एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसमें बाकायदा एक चैप्टर है, चैप्टर 15, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बात करता है। तो इसका मतलब है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दिस जो कि इस पे चल रही हैं और काम हो रहा है, चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। और बात वही है दोबारा कि आप सिर्फ उनको शामिल नहीं कर लेना, बल्कि आपने उनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ आपने उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देनी है कि ये आपका हिस्सा है, आप इसमें पूरी उसी तरह से शामिल हैं जिस तरह से बाकी लोग। If talk about inclusive education, तो जितनी भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दैट। इट मींस दैट इट इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट यानी जो भी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसमें भी सिचुएशन में आप पढ़ा रहे हैं, जो भी उसका हिस्सा है, दैट कैन बी योर क्लासरूम, दैट कैन बी your cafeteria, your hostels, your playgrounds, your admission policy, your examination policy, everywhere। इसका मतलब है कि वो सारी चीजें जो है वो उसका हिस्सा है। आपने सबके अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास और कलर, इन सब के ऊपर आपने जो है उनको सबको एक साइड पे रख के वो सिर्फ उसका इंसान होना और उसका ह्यूमन बीइंग होना और उसकी जो बाकी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि आपकी उसको फुलफिल करती हैं रिक्वायरमेंट्स के, आपके एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स को, उसके मुताबिक आपने उनको शामिल करना है। Okay, now let's talk about diversity, human diversity. ह्यूमन डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन डाइवर्सिटी की डिफरेंट रेंज है। डिफरेंट रेंज से मुराद है कि ह्यूमन बींग्स जिस तरह से अल्लाह ताला ने कायनात में और मुख्तलिफ चीज़ों में डाइवर्सिटी रखी है, ह्यूमन बींग्स भी मुख्तलिफ होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? दे कैन बी डिफरेंट ऑन द कॉग्निटिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल प्रैक्टिसेस, और इन सब चीज़ों के ऊपर दे कैन बी डिफरेंट। I have prepared a slide for you to describe diversity in 4 different types. You can see the slide. You can see the internal type of diversity. Internal type of diversity में वो चीज़ें शामिल हैं
दैट वी द ह्यूमन बीइंग्स कम अप विद, यानी जो हम अपने साथ ही लेके पैदा होते हैं, जिसमें कि रेस है। सबसे पहले आपकी रेस, आपकी एथनिसिटी, व्हाट एज यू हैव, व्हाट सेक्स यू हैव, फिजिकल एबिलिटी क्या है आपके पास, कितनी स्ट्रेंथ है, योर मेंटल एबिलिटी, योर कल्चरल आइडेंटिटी। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ह्यूमन बीइंग लेके पैदा होता है, यानी आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज इन इनसाइड यू। You cannot change your race, you cannot change your age, your physical ability, your mental ability, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी आपको पैदा किया, जिस चीज के भी साथ। अच्छा, इसमें जैसे एक मिथ हमारे यहाँ ये बड़ा आता है, जब हम डिसेबिलिटीज के हवाले से बात करते हैं तो हम बहुत कॉमन सुनते हैं, ये कहा जाता है कि अल्लाह मियाँ जब किसी एक से कोई ले लेता है तो दूसरी सलाहियत उसको बहुत ज्यादा दे देता है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। फिलॉसफी बिहाइंड इज दिस कि अगर खुदा ना खास्ता आपके राइट हैंड में कोई मसला हो जाता है तो आप लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू कर देते हैं, आपका फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, यानी आप जिस भी अज़ा पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है। लाइट जाती है, आप बिल्कुल एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, तो आपने जो भी इन्वायरमेंट को फील करना है वो टच सेंस यूज करते हुए आप अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो सिमिलरली ये चीज सोचना कि अल्लाह ताला किसी को, देखिए इस्लाम ने ये कहा है, दीन ये कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को उसकी मुकम्मल हालत में पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल हालत में पैदा किया तो हमारा ये ख्याल करना कि कोई किसी से कम है या ज्यादा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, सेकंड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डाइवर्सिटी जो है, इसमें वो चीजें शामिल हैं जो कि यू कैन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि आपका इंटरेस्ट है वो बदल सकता है, एजुकेशन है वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है, यानी एज एक ही एज ग्रुप के लोग होंगे लेकिन एक ही रेस से होते हैं वो, लेकिन उनकी एजुकेशन डिफरेंट है, आपके पेरेंट्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, सिटीजनशिप डिफरेंट है। देखिए पहले में था नेशनलिटी, यानी वेयर यू बॉर्न, और सिटीजनशिप क्या है कि आप एक से ज्यादा सिटीजनशिप ले सकते हैं, रिलीजियस बिलीव्स आपके वक्त के साथ बदल सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। इस तरह से लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारे मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक ही उम्र के लोग होंगे लेकिन अगर उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हैं तो उसकी बेसिस पे उनकी परसेप्शंस बदल जाती हैं, उनके आइडियोलॉजीज बदल जाती हैं, उनके लाइफस्टाइल जो वो चेंज हो जाते हैं। तीसरी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी। जॉब फंक्शन क्या है, यानी एक ही, फॉर एग्जांपल आप में से हो सकता है कुछ लोग एक ही कॉलेज में काम कर रहे हो लेकिन डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं उनके पास, की वजह से कोई बेहतर परफॉर्म कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। इस तरह से प्लेस ऑफ वर्क, आपको कहाँ पे काम करने के लिए दिया जा रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। मैनेजमेंट स्टाइल, पे टाइप, यानी एक ही क्वालिफिकेशन के लोग हों लेकिन उनको पे डिफरेंट दी जा रही हो तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होता है, आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। सीनियरिटी, यूनियन एफिलिएशंस, यानी आपका किस पावर ग्रुप के साथ ताल्लुक है, वो भी बाज़ का जो है वो आपको डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। द लास्ट फॉर्म इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मींस द पॉलिटिकल बिलीव्स, यानी आप पॉलिटिकली कैसे डिफरेंट सोचते हैं एक दूसरे से, आपके मॉरल कंपासेस क्या है, आउटलुक ऑन लाइफ क्या है, आप जिंदगी के बारे में आपकी क्या ख्याल आते हैं। इस तरह से एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी कि आपकी फिलॉसफी क्या है लाइफ को देखने के लिए, किसी भी पर्सपेक्टिव को जानने के लिए आपके सोर्स ऑफ नॉलेज किसको समझते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी जो कि ह्यूमन बीइंग्स को डिफरेंट तरह से डाइवर्स बना रही होती हैं। और आमतौर पे जो हमारे क्लासरूम्स हैं उनमें हमें ये डाइवर्सिटी जो है ह्यूमन बीइंग के तौर पे तो देखने में मिलती हैं, लेकिन जब हम लर्नर्स की बात करते हैं तो क्लासरूम में लैंग्वेज एक डिफरेंट होती है, एथनिसिटी डिफरेंट होती है, कल्चर और फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट लर्निंग पैटर्न्स लाइक विजुअल ऑडिटरी, यानी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है लेक्चर सुन के या यानी जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद हो, कुछ ऐसे होंगे जिनका फोकस जो है वो स्क्रीन के ऊपर होकर वो रीडिंग के जरिए जो है, विजन के जरिए जो है वो अच्छी परसेप्शन कर लेते होंगे, कुछ आप में से नोट टेकिंग करके अच्छा काम करते होंगे। हम लोग डिफरेंट तरह से कर रहे होते हैं। कुछ एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल मीन्स है कि आप डिस्कशन करके उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्लोबल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर एक्सप्लोरिव, वो और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस तरह से न्यूरो डाइवर्सिटी है, न्यूरो डाइवर्सिटी एक्चुअली वो डाइवर्सिटी की फॉर्म है जिसमें न्यूरोलॉजिकली डिफरेंट परसेप्शंस होती हैं,
लर्नर्स की। फॉर एग्जाम्पल इसमें ज़्यादातर लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो आते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट फाइंड इन आवर क्लासरूम। अच्छा, हमारे रेगुलर क्लासरूम जो है माजरत के साथ, उसमें तो हम आमतौर पर टीचर जो है ना वो 2-3 तरह से डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा होता है। यानी एक लाइक स्टूडेंट है, एक ने लाइक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट वो है जिसको हम आमतौर पर जो बात नहीं सुनते कहते हैं तो ढीठ स्टूडेंट है। बट एक्चुअली दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्नर्स डाइवर्सिटी दैट वी फाइंड इन आवर क्लासरूम्स। अच्छा, ये भी डिफरेंट तरह से होता है। यानी हमारे जो लोकल क्लासरूम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इंटरनेशनल जो लर्निंग के चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं डाइवर्सिटी के। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पे आपके जो कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स आपके विसिनिटी से ही होंगे, यानी 20-25 किलोमीटर के रेडियस से स्टूडेंट आ रहा होगा आपके पास। या बात का कुछ अच्छे अदारे हैं जो कि फेम्ड नोन अदारे हैं, वहाँ पे तो मुख्तलिफ सूबों वगैरह से भी लोग आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके, तो वहाँ पे जो मैं क्लास पढ़ा रही थी दैट इज़ मास्टर्स क्लास, और उसमें कोई अबाउट 32 के करीब स्टूडेंट्स थे, जिसमें कि 23 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी। तो आप सोचिए कि वो कितना डाइवर्स क्लासरूम होगा। यानी 23 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ का मतलब है 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 23 डिफरेंट कल्चर्स, 23 डिफरेंट रिलीजन्स में भी, एथनिसिटी डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट। अब वो क्लासरूम कितना डाइवर्स है। अच्छा, अब हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो चैलेंजेस हमें स्कूल्स में फेस करने पड़ते हैं वो हायर एजुकेशन में हमें आमतौर पर मिलने को नहीं मिले। जो हमें रिसर्चेस नजर आती हैं वो ये है कि स्कूल लेवल पे बच्चे चूंकि अभी ग्रोइंग एज में होते हैं, डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, तो उनके पास चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं है। जब आपके पास कॉलेज में वो बच्चा आता है जो कि बहुत मेहनती होता है, और अगर उसके साथ कोई डिसेबिलिटी अटैच है तो उसने वो एक्सपीरियंसेस लाइफ के करके और वो डिटर्मिनेशन शो करके तमाम बैरियर्स क्रॉस करके आप तक पहुंचता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें इतना स्ट्रांगली फेस नहीं करनी पड़ रही होती। वहाँ जस्ट स्टूडेंट को थोड़ा सा पुशअप चाहिए होता है, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हम उसको एनवायरनमेंट दे दें तो वो वहाँ पर अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा, लैंग्वेज और कल्चर के आपने भी ज़ाहिर है फेस किए होंगे। बाज़ का डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के साथ हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन एज अ टीचर हमें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन we need to include them so that we can maximum reach on the students, और जो उनकी डिफरेंट एबिलिटीज हैं उनको हम इससे डील कर लें। अच्छा, न्यूरो डाइवर्सिटी का जो केस है वो अभी तक आपके जो पॉलिसी है उसमें भी शो नहीं किया गया, और हमारे ज़ाहिर है न्यूरो डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो भी कॉलेज स्कूल्स भी पास नहीं कर पाते। तो फिलहाल हमारा टारगेटेड ग्रुप हायर एजुकेशन में नहीं है। So I think I will take a break here for the questions and discussions. एडमिन अगर हैं प्लीज तो आप डिस्कशन को ओपन कर दीजिए फॉर द क्वेश्चंस जो कि अभी तक हमने बात की, उसके बाद हम जो जी मैम, जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज करेंगे मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? डॉक्टर अहमद साहब का मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, उन्होंने हैंड रेज किया था। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वो शुरू से ना लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो काइंडली अगर आप स्लाइड्स दोबारा शो कर दें। वो एक ना तरीका होता है कि मतलब वो हम बदल बदल के देख सकते हैं, तो अगर उस तरीके से आप स्लाइड शो कर दें तो हमारा जो लेक्चर मिस हुआ है वो हम उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। आज के लेक्चर में शुरू में ना बड़ी प्रॉब्लम पेश आई है, तो काइंडली अगर स्लाइड्स अगर दोबारा शो कर दें। स्लाइड्स आपके, मैं ये जो आपके एडमिन है यहाँ पे इनके साथ ऑलरेडी शेयर होती हैं, ये यकीनन आफ्टर दिस लेक्चर ये आपके साथ जो है ना इसको शेयर कर देंगे। जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका माइक का कोई मसला हो तो आप उसमें भी बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कर सकती हूँ। डॉक्टर अहमद नदीम साहब कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप उनका माइक बंद कर दें। नहीं मैडम, मैंने सिर्फ स्लाइड्स के बारे में कहना था, और कोई मेरा क्वेश्चन फिलहाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजमल दानिश बात करता हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सांगला हिल से। बहुत अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छा मौजूद है, बड़ा सेंसिटिव है।
हमारे जो खास तौर पे रिमोट एरियाज हैं और दूर दराज के इलाके हैं, उनमें इस पे इतनी तवज्जो माजी में तो बिल्कुल नहीं थी। अब तो खैर ये अब एक हिस्सा है इस सारे प्रोसेस का, लर्निंग का। एक बात बड़ी अच्छी थी आपके लेक्चर में, आपने डिसेबल लोगों की जो मसाइल हैं वो भी ज़ाहिर है इसका हिस्सा है हमारी ट्रेनिंग का। तो यूनिवर्सिटीज़ में तो हम देखते हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाता है, व्हील चेयर्स के लिए अलहदा से बना दिए जाते हैं, वो जो होते हैं वो एक तरह से रास्ता। और वैसे भी जो ब्लाइंड लोग बच्चे होते हैं उनके लिए भी अलहदा से, कॉमन कॉलेज लाहौर में हम देखा करते थे कि उनके लिए क्लासरूम भी स्पेशल था और उनको ट्रीट भी किया जाता था। जबकि हमारे जो कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें ये नहीं है इतना ज्यादा ना, इतनी ना तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है ना पॉलिसीज के हवाले से है। तो ये एचईडी को और एचईसी को चाहिए कि कॉलेजेस को इसके बारे में गाइडलाइन दे, और ताकि आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी आ सके। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, अजमल साहब। इस तरह से है कि मैं अभी जो मेरा सेकंड हाफ है वो इसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर ही बात करेगा। और एचईसी की जो पॉलिसी की मैं बात करी, अब आपके पास गाइडलाइंस भी हैं उस पॉलिसी में, और उस पॉलिसी में क्लियर डायरेक्शंस भी हैं कॉलेजेस के लिए कि आपने किस तरह से इन पे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रीवियस लेक्चर ये जाहिर इशू आता है कि बजट नहीं है कॉलेज के पास और ये सारी सिचुएशंस नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब कोई पॉलिसी बन जाती है ना, तो हमारे पास बहुत क्लियर डायरेक्शंस आ जाती हैं उस पॉलिसी के अंडर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, जो आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जाहिर है हमारे पास बहुत सारी चीजें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम बहुत कम काम नहीं कर पाते। तो जाहिर है कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपका एक तारुफ हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा उस पॉलिसी का कि उस पॉलिसी के अंदर आप उसको अगर रेफर करते हैं अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे एक कमेटी डिजाइन करने के लिए कहा है, डायरेक्शंस दी हैं। और उस कमेटी का काम ये है कि वो तमाम गुजारिशात जो कि पर्सन डिसेबिलिटीज की ज़रूरियात के हवाले से हैं चाहे वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हवाले से इनको रैम्प्स की ज़रूरत है, कोई व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, या अदर मटेरियल जो कि उनसे रिलेटेड है, उसके हवाले से बजट भी वो उसमें उनसे डिमांड करें, और जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है वो भी उनको दें। तो आई डू होप कि अगर आप उसको एक दफ़ा एक नज़र उसको देख लेंगे, तो उसके बाद ये आपके तमाम कंसर्न जो है इसका जवाब कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। रेस्ट जाहिर है कि हमारे यहाँ सिस्टम ज़रा स्लो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, लेकिन एक होप तो है दैट वी कैन मैनेज ऑल दो स्टूडेंट्स इन ए गुड मैनर हियर। मैं बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। मैम। हमने अपने तालीमी इदारों में देखा कि रैंप वगैरह बनाए जाते हैं, इनके आने जाने के लिए इंतज़ाम किया जाता है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन क्लासों में एक एक दो दो स्टूडेंट्स इस तरह के डिसेबल्ड नज़र आने के बावजूद उनको उनके राइट्स नहीं बताए जाते कि उनके क्या राइट्स हैं। इसके अलावा अब एजुकेशन में आगे जाकर वो क्या कर सकते हैं, और डिसेबल्ड कोटा होता है उनका मखसूस, तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं बताई जाती। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? जी ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि उनके क्या राइट्स हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने पॉलिसी की बात की और उसमें एक कमेटी की बात की, उसमें एक पोजीशन है डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर की। उस डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर का मकसद ये है कि वो एक तो ये काम करे कि जो रेजॉन बनाए बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स हु आर विद डिसेबिलिटीज, वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन अपनी ज़रूरियात को किस तरह से कन्वे कर सकते हैं। और डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि वो इससे रिलेटेड कोई सेमिनार्स वगैरह जो है वो कंडक्ट करे। तो मेरे ख्याल में अगर ये अप्रोच थोड़ी सी यूज़ कर ली जाए, डेफिनेटली इट वुड बी एन एडिशनल टास्क। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं और दे हैव मोटिवेशन टू डू वर्क, तो मेरे ख्याल में वो इन चीज़ों को करके कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह आपके पास वहाँ बने हुए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स हर जगह पे हैं, तो वो भी कभी कोई एक आधा सेमिनार कभी साल में इसके ऊपर कर लें, और कोई ऐसे जो है वो अफराद जिनका थोड़ा सा इस शोबे के साथ ताल्लुक हो, इनवाइट कर लें अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो भी मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीके से आ सकते हैं। बिकॉज इसमें एक मेजर चीज़ अवेयरनेस ही है, अवेयरनेस का क्रिएट करना, नॉट ओनली द कम्युनिटी और सोसाइटी बट हमारे जो हमारा मतलब टेक्निकल हमारे जो तमाम
स्टाफ है हमारा, इवन कि हमारे टीचर्स को भी नहीं पता होता और पर्सन डिसेबिलिटीज को नहीं पता होता। तो इसमें ये थोड़ा सा एफर्ट की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ पतोगी से। जी राशिद साहब। मैम ये पूछना था कि जिस तरह ये स्कूल लेवल पे ये स्पेशल पर्सन के लिए या स्पेशल एजुकेशन के लिए इदारे कायम किए जाते हैं, तो इस तरह ये कॉलेज साइड में या यूनिवर्सिटी साइड में इस तरह के कोई अदारे कायम किए गए हैं या इनकी कोई प्रपोजल है या इदारे हैं या हमारे नोटिस में नहीं है? और एक सवाल तो ये कि दूसरा मैम, दूसरा ये है कि खास करके कॉलेज साइड में तो जो डिसेबल इवन जो प्रोफेसर भी सम टाइम आ जाते हैं या स्टूडेंट आ जाते हैं, उनके लिए तो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मुयसर होती, इवन उनके लिए वॉशरूम तक नहीं है कॉलेजेस में डिसेबल्स के लिए, या उनके लिए कोई अलग कोई चीज कोई कोई इसके अलावा जो भी facility मैं समझूंगे इवन फैसिलिटी तक प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे आप? अच्छा राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो जैसे आपने कहा कि कोई अलग अदारे हैं या होने चाहिए, जैसे जी मैं जी सारी बात कर रही थी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी असल रूह, या आप ये कह लीजिए कि उसकी जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो यही है कि इनको अलग अदारों में मत भेजा जाए। उसकी वजह ये है कि जब आप एजुकेशन लेवल पे इनको एक्सक्लूड करते हैं तो दे नेवर डेवलपमेंट हैव द एबिलिटीज टू इंक्लूड इन द सोसाइटी और द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो एक चीज तो ये आप जहन में रखिए कि हमें इनके लिए अलहदा अदारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जो मौजूदा अदारे हैं हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। बिल्डिंग की सूरत में, साथज़ा की जो ट्रेनिंग है उसकी सूरत में, बजट की सूरत में, उनकी जो राइट्स या अवेयरनेस के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी उनकी सूरत में। तो हमें एक चीज पे हमें क्लियरेंस होनी चाहिए, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने इनके लिए अलग अदारों की बात नहीं करनी है, बल्कि जो मौजूदा अदारे हैं दुनिया भर में जहाँ पे भी आप देखते हैं कि बेहतरीन एनरोलमेंट है या क्वालिटी एजुकेशन है, वो मेन स्ट्रीम में ही रख के उनके लिए इंतजाम करते हैं। अब दूसरी बात जो कि टेक्निकल पार्ट है कि आप इनको अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो फैसिलिटेट कैसे करना है, तो उसके लिए अगेन वही कि अभी भी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम प्रोग्रेसिव हैं। इट माइट टेक ईयर्स, फ्यू ईयर्स मोर, लेकिन हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इनको लेके पहुंच जाएंगे। बहरहाल हमें सिर्फ एज ए टीचर अपनी कैपेसिटी को जरा बिल्ड करना है, और उसमें सबसे स्टेज वन ये है कि हम एज ए टीचर खुद से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, उसकी अवेयरनेस को अंडरस्टैंड करें, उसकी उसकी जो बेसिक नॉलेज है उस पे हम अगर थोड़े से अपनी क्लैरिटी कर लें तो फिर नेक्स्ट हम जाहिर है अपने वक्त के साथ साथ सीखते हैं, कोई भी चीज़ एकदम से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपका क्वेश्चन जो है वो जाहिर है वैलिड है और उसको देखा भी जाना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन जी जो आपने हमें पढ़ाया इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें मैम जो ब्रेले स्टडी है या जो डम्फ के लिए अलग स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका वो स्टडी है, आप स्पेशल एजुकेशन की हैं टीचर, उसमें इंक्लूड करेंगे इंक्लूसिव में, या सिर्फ यह डिसेबिलिटी अलग तरह की होगी, या जो हम जो ब्रेले स्टडी है जो जो हमारे अलग इंस्टीट्यूशन स्पेशल सेंटर्स बने हैं वो अलग हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप बता दें तो। जो सवाए न्यूरो जो डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जिसमें मेंटली रिटार्डेड आते हैं, उसके अलावा अदर देन दैट कोई भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो तमाम तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड करना है। अभी जो नेक्स्ट मेरा हाफ, अभी मैं इस कोशिश करती हूँ कि इसको हम वाइंड अप करके उसकी तरफ चलें, जिसमें स्ट्रैटेजीज हैं कि हमने उनको शामिल कैसे करना है। डेफिनेटली अगर हम किसी ब्लाइंड को शामिल करते हैं तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए आपके पास वो मोड्स होने चाहिए जो कि जिसमें, जैसे कि आपने ब्रेल की बात की, अब अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं एग्जामिनेशन में भी। एक ये है कि हम उन्हें कहते हैं कि आप ह्यूमन असिस्टेंट्स ले सकते हैं, यानी वन स्टेप डाउन स्टूडेंट जो है उनके साथ हम लगाते हैं और वो उनको लिखवा के अपना ह्यूमन राइटर के तौर पे जो है ना वो असिस्टेंस ले लेते हैं। दूसरी ऑप्शन उनके पास रिकॉर्डिंग की है, दे कैन रिकॉर्ड देयर आंसर रिकॉर्डर में। तीसरी ऑप्शन हम उन्हें देते हैं टाइपिंग की, कंपोजिंग की, कि वो अपने कंप्यूटर में टाइप करके कंपोज करके जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ जाता है जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, तो अदारा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस पॉलिसी के अंडर बाउंड है कि उसके लिए वो इंतजाम करे। अब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके लिए आपको जरूरत है कि आप वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हायर करें। डेफिनेटली ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं,
लेकिन आखिर ये आपको करना है, और अगर आप मतलब इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे जान नहीं छुड़वा सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा स्टूडेंट आता है तो आपने उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को हायर करना है और उसको उसकी सर्विसेज लेते हुए आप उसको, एंड इट विल नॉट बी मच डिफिकल्ट। यानी हमने ये प्रैक्टिस की है यूनिवर्सिटीज में कि हमारे पास जो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होता है तो हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अपने साथ रखते हैं। टीचर जैसे बाकी लोगों को लेक्चर देता है वैसे ही दे रहा होता है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। एक्चुअली हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद ना फिर हम अपने जो है ना बाकी सेशन की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने शुरू में ड्रॉप आउट्स की बात भी की जिसमें पंजाब जो है ये टॉप पर आ रहा है। तो मैम एक न्यू ऑब्जर्व किया है, कॉलेज में तो ऐसा नहीं होगा। तो उसमें ये है कि हमारे पास बहुत एक अहम लेवल है जिसको हम हायर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस। मैम ऐसा हुआ है कि जिन कॉलेज में बीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगे वहाँ पर हमारे टीचर्स की प्रायोरिटी ही नहीं रही कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पढ़ाएं, और वो क्लासेस हम अमूमन जो सीटीआई होते हैं या जो विजिटिंग पर होते हैं उनको दे देते हैं। तो इससे उनकी ड्रॉप आउट की रेशियो और ज्यादा बढ़ गई है और उन पर हमारा फोकस नहीं रहा। तो यही लेवल होता है जहाँ से लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या डॉक्टर की तरफ जाना है, एमबीबीएस करना है। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो इसमें शायद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में ये एक बड़ा मसला आ गया है। और अमूमन ऐसा होता है कि एक कॉलेज में एनरोलमेंट होती है फर्स्ट ईयर में 200 स्टूडेंट्स की, और आखिर पर जो वहाँ से डिग्री लेते हैं सेकेंड ईयर करने के बाद वो होते हैं 25 से 30। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी इंक्लूसिव तो ना रहा, ये तो हम बहुत एक्सक्लूसिव की तरफ जा रहे हैं। आपने बहुत ये अच्छा एक पॉइंट शेयर किया है, लेकिन I was not expecting such question here, लेकिन definitely it's a new challenge for the colleges। यानी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब से हमने बीएस प्रोग्राम्स शुरू किए हैं तो मे बी टीचर्स की जो इंटेंशन होती है वो बीएस प्रोग्राम्स की तरफ ज़्यादा चली जाती है और दे आर नॉट विलिंग टू टीच सच स्टूडेंट्स। और ये जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स आते हैं, दिस इज द बेस लाइन जहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल रही होती है, दे हैव टू मेक द डिसीजंस। तो इसमें भी ये बिल्कुल थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है हमारे आज के टॉपिक से, लेकिन डेफिनेटली ये इस पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि ये वाला जो चैलेंज अब आ रहा है जिसमें कि आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और वो डेफिनेटली वो इसीलिए परफॉर्म कर रहा है कि जब वो तवज्जो देता है, वो अच्छी तैयारी करवाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो उसकी तरफ टर्न ओवर होते हैं। तो ये एक चैलेंज है, बट ये है कि ये इस वक्त हमारा, इसको हम इंक्लूजन का चैलेंज तो नहीं कह सकते, ये तो हमारे सिस्टम का एक और अदर पार्ट है, क्योंकि हमारा टारगेट वो बच्चे होते हैं इंक्लूजन में जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप से मुराद ये है कि वो वाले ग्रुप्स जो कि किसी ना किसी तरह से सिस्टम उनको एक्सक्लूड करता है। यानी अभी तक हमने उनको कॉलेजेस में आने की इजाजत नहीं दी थी। हमने उनको इंस्टीट्यूशंस में आने की इजाजत नहीं दी, जिसमें कि ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं, जिसमें कि स्ट्रीट चिल्ड्रन शामिल हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से रह जाते हैं। ये वाला जो केस है दिस इज समहाउ डिफरेंट, लेकिन इट इज डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग कि इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। अच्छा जी, आई रिक्वेस्ट द एडमिन टू गेट बैक टू माय स्लाइड्स ताकि हम उसको थोड़ा मुकम्मल कर लें और उसके बाद हम कुछ लास्ट में भी 5-10 मिनट्स रख लें कि हम दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। तो जिसने बता दीजिए मेरी स्लाइड्स शो हो रही हैं? जी मिस हो रही हैं। थैंक यू। Okay, now I'm going to talk about the higher education policy for students with disabilities 2021 और थोड़ी सी हम स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे कि जब हम इंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हम इनको किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ की जो पॉलिसी है इसके तहत कौन से ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि एलिजिबल हैं इस पॉलिसी के अंडर मिलने वाली तमाम मराहत को हासिल करने के लिए। सो द स्टूडेंट्स डिस्क्लोजेस हिज और हर डिसेबिलिटी।
अच्छा, अब इसमें देखें कि जब हमने बात की थी इंक्लूजन की, कि इंक्लूजन ये है कि वो डिग्निटी और ग्रेस भी स्टूडेंट की कायम रहे, तो इसमें ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी डिग्निटी फील करते हैं, दे डोंट वांट टू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। वो चाहते हैं कि हमारी डिसेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें कोई स्टाइपेंड नहीं चाहिए, हमें किसी तरह से कोई भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। सो अगेन उनकी डिग्निटी को ही कायम रखने के लिए ये जिम्मेदारी स्टूडेंट को सौंप दी गई है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करना है। और अगर स्टूडेंट जो है वो खुद क्लेम करता है खुद आपके पास, यानी ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, अदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्टूडेंट को जाए और कहे, बल्कि स्टूडेंट खुद जो है वो इस चीज़ को बताए कि मेरे साथ ये डिसेबिलिटी है और मुझे किसी ना किसी तरह से सपोर्ट की जरूरत है, जो भी सपोर्ट इस पॉलिसी के अंडर आ रही है। Secondly, who is disabled under this definition के disability के साथ जो है वो कौन हो सकते हैं? So disability covers a wide range of impairments and different disabilities. यानी wide range of impairments, कोई भी impairment हो सकती है जो कि impact करे उसके study को, work को and other aspects of life, warranting special considerations by higher education institutions. और अब ये डिक्लेयर कौन करेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे स्टूडेंट कह रहा है डिसेबिलिटी क्लेम कर रहा है? क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास सामने कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं होती है और जस्ट लोग सपोर्ट लेने के लिए, इंसेंटिव्स लेने के लिए डिसेबिलिटी को क्लेम करते हैं, या बहुत माइनर सा कोई मसला होता है। अच्छा, इस एग्जांपल में आपको ये देती हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई एक फिंगर जो है हाथ की, उसमें कोई मसला आ जाता है, वो खुदा ना खास्ता नहीं है, तो हम उसको डिसेबिलिटी कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर आपका थंब नहीं है तो हम उसको डिसेबिलिटी कंसिडर करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो थंब है उसका बेसिक फंक्शन या रोल है कि वो किसी भी चीज़ को होल्ड करने में जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो सिमिलरली इसी तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और डिटरमिन करना कि वाकई डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है नादरा का सर्टिफिकेट, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक बाकायदा सर्टिफिकेट जारी होता है डिसेबिलिटी का, वो स्टूडेंट के पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्टिफिकेट लेके आए और वो प्रोवाइड करे। अच्छा, इंस्टीट्यूट अपने तौर पे उसको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, कोई ऐसा मतलब रास्ता बता सकता है कि आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे जिसमें कि उसकी डिसेबिलिटी जो है वो डिटरमिन होगी। अच्छा, अब इसमें मैं बाकी भी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, क्योंकि हम इस वक्त टीचिंग के ऊपर बात करें और स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करें, तो उसमें मेरी कोशिश ये है कि वक्त कम है तो हम उस पॉलिसी में जो एक मेन टास्क हमें क्लासरूम के एडजस्टमेंट के हवाले से है, वैसे तो उस पॉलिसी में बहुत क्लियरली डायरेक्शंस तमाम तरह की बताई गई हैं कि आपने राइट फ्रॉम द एडमिशन ऑफिस टू द अवार्ड ऑफ डिग्री, यानी कंट्रोलर एग्जामिनेशन तक के लिए उसमें हदायत मौजूद हैं, गाइडलाइंस मौजूद हैं, जैसे अभी हमारे कोई कोलीग बात कर रहे थे, उसमें हदायत मौजूद है कि आपने किस तरह से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और क्या क्या एस्पेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं इनके लिए अकोमोडेट करने के लिए। बट नाउ हियर आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द टेक्निकल पार्ट ऑफ द टीचिंग साइड। अच्छा, टीचिंग में या लर्निंग के प्रोसेस में इनको इंक्लूड करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल हुई है रीजनेबल अकोमोडेशन की। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब ये है कि आपने उनके लिए कैसे मुनासिब तरह के इंतजाम करने हैं कि आप उन्हें लर्निंग के प्रोसेस के अंदर इक्विटेबल बेसिस के ऊपर शामिल कर सकें। अच्छा, एकोमोडेशन की एग्जांपल जब मैं यहाँ बात करती हूँ तो अक्सर यही बात करती हूँ कि जब आप देखेंगे एकोमोडेशन, आपने कहीं 2-4 दिन के लिए ट्रैवल करना है, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसी होनी चाहिए एकोमोडेशन? आपके जहन में होता है कि जी वो हम कहीं एकोमोडेशन लेनी है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो हमारे स्टेशन के पास होनी चाहिए है, एक्सेसिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, कोई हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ना उसके लिए पे करनी पड़े। तो सिमिलरली आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि आपने जो लर्निंग है उसको भी इस तरह से रीजनेबल बनाना। इट मीन्स दैट अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट, यानी आपने जो आपका मवाद है, टीचिंग का कंटेंट है, वो कोई भी हो सकता है। ज़ाहिर है आप लोग डिफरेंट डोमेन से, फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे, किसी भी फील्ड के टीचर के लिए ये चैलेंज है कि उसने अगर कोई ऐसा डाइवर्स स्टूडेंट आ जाता है, जैसे भी यहाँ पे बात की कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो वहाँ पे आपके कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन सबको उसने फुलफिल करना है। तो उसमें आपने उनको मॉडिफिकेशन देनी है और एडजस्टमेंट्स देनी है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि वो अनड्यू बर्डन नहीं होना चाहिए।
और वो इक्वल बेसिस के ऊपर जैसे कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स उसको उसके साथ इन्वॉल्व है, उस कंटेंट के साथ बिल्कुल इसी तरह से ये भी इन्वॉल्व हो, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशनल बर्डन ना तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर होना चाहिए ना स्टूडेंट के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि हमारे स्कूल लेवल में प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं कि हम कंटेंट शॉर्ट कर देते हैं। हमारे पास कॉलेज में शायद एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर, तो कॉलेज लेवल पे जो एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि एक्सेप्टेंस ज्यादा है। यानी स्कूल लेवल पे तो सबसे पहले टीचर्स को इस बात पे एग्री करना और इस चीज को लिए समझाना कि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और उनको भी स्कूल में शामिल होना चाहिए, आना चाहिए, उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। अच्छा, कॉलेज लेवल पे ये चैलेंज नहीं है, टीचर्स आर मोर वेलकमिंग हेयर। टीचर्स जो है वो कॉलेज लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं वो मोर वेलकमिंग है, वो समझते हैं कि इनको शामिल होना चाहिए, इनको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो चैलेंज है वो ये है कि स्कूल लेवल पे हम थोड़ा तोड़ मोड़ करके शॉर्ट करके सिलेबस वगैरह कवर करके उनके लिए अलग से हमने बोर्ड्स बनाए हुए वहां पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर चैलेंज है कि यहाँ पे बस टेक्निकल पार्ट है, यानी आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट नहीं करेंगे, आपने कंटेंट को शॉर्ट नहीं करना। आपकी डिग्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई एक्सपेरिमेंट है, अगर उसमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, किसी भी तरह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है फील्ड की, उस स्टूडेंट को चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है लेकिन उसके कंटेंट्स को उसने फुलफिल करना है। इसका मतलब ये है कि आपने उन कंटेंट्स लर्निंग आउटकम्स की इनको भी इंटैक्ट रखना है और आपने ऐसे कौन से मेथड्स यूज करने हैं जो कि उस स्टूडेंट को इस काबिल बना दे कि वो उनके साथ एडजस्ट कर सके। तो आई थिंक आई एम क्लियर हेयर। अब नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि आपने वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, वो कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं कि आपका कंटेंट भी वही रहे और आपने उनको शामिल कैसे करें। अच्छा, इसमें हमारा फोकस कंटेंट की मॉडिफिकेशन पे नहीं होगा, हमारा फोकस इंस्ट्रक्शनल की मॉडिफिकेशन पे होगा। हमारा फोकस जो है वो इस पे होगा कि जो हमारे टीचिंग के लर्निंग के मेथड्स हैं वो किस तरह से चेंज हो सकते हैं, उसमें क्या हम ऐसी कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो एक चीज हमें ये क्लियर रखनी है कि रीजनेबल अकोमोडेशंस, जैसे हमने मिथ्स की बात की थी कि हम ये समझते हैं कि रीजनेबल अकोमोडेशंस जो है वो शायद हम कट शॉर्ट कर दें, हम अलग क्लासेस बना दें, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट रीजनेबल अकोमोडेशंस डिमांड और दे आर नॉट द फंडामेंटल ऑल्टरनेशंस, यानी आपने करिकुलम को रिड्यूस नहीं करना, आपने कंटेंट को रिड्यूस नहीं करना, जो आपके कोर लर्निंग फंक्शंस है वो वही रहेंगे। दूसरा पॉइंट, Reasonable accommodation is not creating separate classrooms or programs. आपने कुछ separate classrooms उनके लिए नहीं बनाने हैं, आपने उनके लिए कुछ separate events programs arrange नहीं करने, बल्कि जो existing programs हैं उन्हीं के अंदर उनको adjust करने की कोशिश करनी है। Third thing is that reasonable accommodation is not a provision of personal need items. यानी ये अदारे की जिम्मेदारी नहीं है जो उनके personal need के items हैं, उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मोबाइल चाहिए घर में इस्तेमाल करने के लिए या कोई भी असिस्टिव डिवाइस, असिस्टिव प्रोस्थेटिक डिवाइस चाहिए, कोई व्हील चेयर चाहिए घर के लिए, वो या उनके पर्सनल यूज के लिए नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर मोबिलिटी में जो भी इस्तेमालात की चीजें वो तमाम इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। इसी तरह से कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी ऐसा नहीं कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने, क्योंकि वो बच्चा आ गया आपके पास तो आपने सारा बजट वहां लगा दिया, नहीं। आप ये देखेंगे कि क्या जरूरत है और कितनी हद तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों के लिए भी उसमें शामिल उसमें रहना चाहिए। इसी तरह से कोई भी ऐसा स्वीयर किसी कंडीशन के साथ स्टूडेंट हो जिससे जो कि डायरेक्ट थ्रेट टू हेल्थ एंड सेफ्टी हो, वो भी आप शामिल नहीं करेंगे। यानी हमारे सामने बहुत सारी हेल्थ इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं जिसको कि आप कुछ स्टूडेंट्स वैसे तो दे आर परफेक्टली फाइन फिजिकली, लेकिन कि उनके कोई एपिलेप्टिक होते हैं, यानी उनको कोई दौरा वगैरह इस तरह का पड़ता है बहुत स्वीयर किस्म का, तो वो आपके लिए मैनेज करना अगर मुश्किल है वहाँ पे, तो आप उसको पहले उसको प्रेफर करेंगे कि अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करें, देन कम टू द इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली जैसे हमारे सामने कोविड की सिचुएशन आई और उसमें हमने सीरियसली हमने तमाम ऐसे जो लोग जो केस का शिकार हो जाते थे उन्हें कहते थे कि आप पहले अपनी हेल्थ को बेहतर करें और फिर आप इंस्टीट्यूशन में आए। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम लोगों को अपने अंदर शामिल करें और सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखें। सो अब हम अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे रीजनेबल अकोमोडेशन का जो कॉन्टिन्यूम क्या है, हमारे आमतौर पर दो तरह के रवैये होते हैं ना हम या तो इनको कहते हैं कि हम बिल्कुल शामिल नहीं कर सकते, या फिर अगर हम शामिल करते हैं तो बाज़ औक़ात हम टीचर्स ही उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, यानी कहते हैं नहीं नहीं तू ते बस नज़र नहीं आता, कोई गल नहीं, तू मेरे वास्ते दुआ कर छड़ी, तेरे नंबर लग जाएंगे, तू बस जो है ना फारिग हो, तू जा, तेरे हाजिरी भी लग जाएगी, तेरे नंबर भी लग जाएंगे यानी हम इतना ज़्यादा उसको एडवांटेज दे देते हैं।
यानी हम उसे कहते हैं कि तुम्हें क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू अटेंड द प्रैक्टिकल्स, और यू नीड नॉट टू कम ऑन दिस टाइम एंड दैट टाइम, तुम ये शॉर्ट कर दो, वो कर दो, इस तरह कर दो। यानी हम उसको या तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं या हम उसको बिल्कुल ना कह देते हैं। सो व्हाट इज रीजनेबल रिकमेंडेशन इज इन बिटवीन, यानी हमने ना तो उसको एडवांटेज देना है उसकी डिसेबिलिटी का, ना ही हमने उसको नो कहना है। सो एक बहुत ही रीजनेबल तरीके से उसके जो नीड्स हैं उसको लेवल फील्ड रखते हुए हमने उसको तमाम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी है। So this is to understandable that we need not to sympathize them. We have to empathy. मीन्स हमें तर्स नहीं खाना है, हमें उनको किसी काबिल बनाना है, ठीक है। तो एक चीज हमें एज ए टीचर इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करना है कि हम उनको इंक्लूड जरूर करेंगे, लेकिन हमने उनको सिंपथाइज तरीके से नहीं करना है, बल्कि हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हम उन्हें इस काबिल कर सकें that they can enjoy equitable opportunities as other students do. So what accommodations are, if not those जो कि मैंने डिस्कस की, तो फिर हैं क्या? So it's like that कि medical health assistance counseling अगर आपके पास वहाँ पे available है तो वो this is the part of their incentives. अच्छा, काउंसलिंग के लिए भी अक्सर हमारे यहाँ तमाम कॉलेजेस में बने हुए हैं। कुछ कॉलेजेस तो हमारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे एक सेंटर फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स बना भी हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई 3-4 माह पहले मेरा ख्याल है, राइट, इससे भी पहले कोई 5-6 महीने हो चुके होंगे, बाकायदा जो वहाँ के वाइस चांसलर साहब थे उन्होंने एक 2 डेज की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई, और उसमें मेरा ख्याल है कोई 60-70 के राउंड के जो फैकल्टी मेंबर्स थे दे पार्टिसिपेटेड इन दैट ट्रेनिंग। वो 2 डेज की ट्रेनिंग थी जिसमें मुझे भी मौका मिला, तो बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया। तो दे हैव वेरी गुड सिस्टम ओवर देयर। अगर आप में से कुछ लोग उसको विजिट कर सकें और उनके सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकें तो आई विल प्रेफर दैट कि आप उनको जरूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में भी, ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा और है, कॉलेज लेवल पे डिफरेंट सिचुएशन है, और जो रिमोट एरियाज में कॉलेज हैं वहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ की जो सिचुएशंस है उनमें थोड़ा प्लस पॉइंट्स भी हैं। मतलब मैंने ये देखा है कि रिमोट एरियाज में मुझे कुछ अर्सा काम करने का मौका मिला तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी और कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है। यानी आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं जो कि आमतौर पे आप शहर में नहीं कर सकते। सो सम हो आप कहीं ना कहीं कुछ जो है वो एफर्ट्स करके इनके लिए चीज़ें पॉसिबल बना सकते हैं। तो चेंजेस इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मैं आपको ये बताऊंगी जो चेंजेस इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट, यानी ये सबसे आसान काम है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेते हैं। यानी जो टेक्निकल पार्ट है टीचिंग और लर्निंग वाला वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपने 2-4 रैम्प्स बना दिए, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है, वो बना देते हैं तो उनकी मोबिलिटी आपने क्लियर कर दी। बहरहाल दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस तरह से प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है और आप स्टूडेंट्स को देते हैं तो इनके लिए अगर ट्रांसपोर्ट आप देंगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इस तरह से हॉस्टल जो है वो फ्री होगा इनके लिए। ह्यूमन डिजिटल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट, वो भी जिम्मेदारी है कि आपके पास आजकल तो हर कॉलेज में लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है दे आर डिजिटली इक्विप्ड। सो वहाँ पे कुछ 1-2 कंप्यूटर्स में अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह जॉस का सॉफ्टवेयर है इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर दें 1-2 कंप्यूटर्स में और इन बच्चों के लिए मुफ्त कर दें तो इनका ये मसला भी हल हो जाता है। इस तरह से एडिशनल टाइम एक्सप्लेनेशन एंड क्वाइट एरियाज, अगर स्टूडेंट को थोड़ा सा एडिशनल टाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्जाम है और एग्जाम में वो बाकी बच्चों के लिए 1 घंटे का टाइम है तो आप इसके लिए 1 घंटा 15 मिनट का भी कर सकते हैं, 20 मिनट का भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल यू कैन डू इन दैट। इसी तरह से कोई भी और ऐसी फैसिलिटी दैट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सेसिबिलिटी कमेटी, एंड दिस इज एक्सेसिबिलिटी कमेटी इज दैट which I was talking about, that is included in the हायर एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कि हायर एजुकेशन पॉलिसी में डायरेक्शन दी गई है एक्सेसिबिलिटी कमेटी बनानी है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अकोमोडेशंस में इंक्लूड होती हैं जो कि अदारे की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप अडेप्ट सेटिंग, थोड़ी सी सेटिंग आप अपनी क्लासरूम की जो है वो उनके लिए चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो है आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो चेंज कर सकते हैं। आपका एग्जाम सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इस तरह से ग्राउंड फ्लोर पे आप क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपके एलिवेटर्स नहीं हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पे कोई मोबिलिटी का प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, तो आप उसके लिए क्लासेस का अरेंजमेंट जो ग्राउंड फ्लोर पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पॉइंट आउट किया था टॉयलेट का, तो वो दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात की।
अच्छा जी, दीज आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन जिसमें आपको करनी है। एक सबसे पहली चीज़ है टाइम एंड स्केड्यूलिंग, यानी टाइम और स्केड्यूल से बना दिया है कि आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को 2 दिन का टाइम दिया था असाइनमेंट का, आप इनको 3 दिन का भी दे सकते हैं, 4 दिन का भी दे सकते हैं। और मैंने देखा टीचर्स आमतौर पे ये अकोमोडेशंस आम स्टूडेंट्स के लिए भी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कह देता है जी कि मेरे घर में कोई शादी है, तो आप उसे कहते हैं अच्छा यार ठीक है तुम 2 दिन बाद 4 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट करा देना। इसी तरह से मेरे ख्याल में ये बहुत आसान अकोमोडेशन जो आप इनके लिए कर सकते हैं। इनपुट का मतलब ये है कि आप उन्हें किस तरह से टीचिंग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन किस तरह से दे रहे हैं। उसमें अगर ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उसके लिए स्लाइड्स जो है वो यूजलेस होंगी, उसके लिए नोट्स यूजलेस होंगे। तो वो अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दें, आप उसको ये परमिशन दें कि वो आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर सके ताकि वो बाद में उस चीज़ को सुन सके। लेवल ऑफ सपोर्ट का मतलब ये है कि लेवल की सपोर्ट नहीं, क्या सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने से उसके लिए जो है वो लेवल 1 की सपोर्ट देने से वो अकोमोडेट हो सकता है, या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कोई आपने उसको टाइम में भी चेंज देनी है, आपने उसके लिए कुछ स्केड्यूलिंग करनी है, रीस्केड्यूलिंग करनी है, यानी उसकी नीड के मुताबिक उसको सपोर्ट जो देते हैं, दैट इज लेवल ऑफ सपोर्ट। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आप उसे मौका फ्राहम करें, तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन उस सब के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। आउटपुट जो है दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन फीडबैक। सो उसके लिए फीडबैक के भी मल्टीपल मीन्स होने चाहिए कि वो फीडबैक किस तरह से ले सके। सो इसके ऊपर ये थोड़ी सी आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं जो कि आपके साथ जब स्लाइड्स शेयर होंगे तो आप उसमें देख सकें। ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं आमतौर पे। नो टेक, लो टेक एंड हाई टेक। नो टेक में वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, माइनर अकोमोडेशंस करके, जैसे कि टाइम एंड सपोर्ट है, वो आप अगर चेंज कर लेते हैं तो आप उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से लो टेक में आपने जैसे डोर नॉब चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ फाइन मोटर्स का प्रॉब्लम है, यानी उसके हैंड मसल्स वीक हैं, तो उसके लिए ऐसे वाला जो गोल वाला होता है ना उसको खोलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हैंडल वाला हो तो उसको खोलना आसान होता है। इस तरह से मैग्नीफायर और ऐसी तमाम चीजें जो कि इसमें लेस टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आप इस्तेमाल करके, यानी डोर साइज थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करें तो आप उनको अकोमोडेट करते हैं। हाई टेक में आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और स्क्रीन रीडिंग वगैरह ये तमाम चीजें शामिल हैं। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन द नीड ऑफ द स्टूडेंट और आप उसके मुताबिक वो चीजें चेंज कर सकते हैं। सो कंक्लूजन फॉर दैट कि ये पूरा का पूरा एक कल्चर है जो आपने क्रिएट करना होता है अपने इंस्टीट्यूशन में, दैट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस से ये शुरू होता है, दैट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। तब हम अगर हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी इज बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है कि आपने तमाम लोगों को बराबर का तकसीम कर दिया। इक्विटी का मतलब ये है कि जिसकी जो जरूरत है उसके मुताबिक आप उसको प्रोवाइड करें, यानी आपने जरूरत का ख्याल रखते हुए उस जरूरत को पूरा करना है। सिमिलरली जो इंक्लूजन है फिर वो इक्विटी का ही आगे रिजल्ट होती है। अगर आप इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनको इंक्लूड कर लिया है। एंड इंक्लूजन इंश्योर्स द जस्टिस, यानी आप तभी जस्टिस कर पाते हैं, आप तभी उनको ये इंश्योर करते हैं कि तमाम राइट्स मिल रहे हैं जब आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए इक्विटी के असूल के ऊपर। इक्विटी के असूल का मतलब ये है कि आपने बराबर नहीं सबको देना बल्कि जो जरूरत है वो देना है। आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर आप इंक्लूड करते हैं, देन यू इंश्योर दैट योर कल्चर इज डूइंग जस्टिस। सो इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल पर्सन के टीचर को अकोमोडेट कर रहा है, आपको पूरे का पूरा अपना इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट जो है उनके लिए अकोमोडेटिव बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को एंगेज करना पड़ेगा, जो रिलेटेड सर्विसेज के डिपार्टमेंट है आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप उन सबको इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि जब आपके पास कोई स्पेशल स्टूडेंट आता है, कोई भी एक्सक्लूडेड फॉर्म में आता है, यानी जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप आपके पास आ रहा है, किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ है, किसी और डाइवर्सिटी की फॉर्म के साथ है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई स्पेशल स्टूडेंट है, तो वो वहाँ पे अपने आप को अलूफ फील ना करे, वो इंक्लूडेड फील करे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कल्चर। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड टूडे। मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगी और if admin can open the discussion, I think we have few minutes.